वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, मेरी जो यूपीएसआई में जर्नी रही है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और जब से मैंने फॉर्म भरा है और उसके बाद जो भी विभिन्न विभिन्न चरण हुए हैं, उन चरणों के बीच में जो स्ट्रगल हुई है, वो सभी कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये स्टोरी आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी, लेकिन दोस्तों आप इस स्टोरी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जो लोग मेरिट से भय खाते हैं, जो मेरिट से डरते हैं, कहीं ना कहीं 3 गुना 5 गुना कैंडिडेट में सेलेक्ट होते हैं, उन सभी को इस स्टोरी से बल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ, हर एक चीज़, एक जो साधारण परिवार से आया हुआ जो स्टूडेंट होता है वो क्या फेस करता है, अपनी जो भी भर्ती प्रोसेस होती है उसके विभिन्न चरणों में, वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। दोस्तों, कोरोना ने हम सभी को बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि हरेस ही किया है। मतलब बहुत ही सताया है कोरोना ने हम सभी को। और मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग थी वो कोरोना के टाइम पर बंद हो गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि तू ना यूपीएसआई का फॉर्म डाल दे, ये अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी ही रिज़ल्ट, और 2022 आते आते तेरा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं डाल देता हूँ। तो मैंने ये फॉर्म डाला, आप देख पा रहे हैं 8 अप्रैल 2021 को। दोस्तों, मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरी कोचिंग बंद हो गई थी और मैंने ये फॉर्म डाल दिया। इस फॉर्म को डालने के बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने यूट्यूब पर एक चैनल पर पढ़ाना भी स्टार्ट किया। आप मेरी वीडियो भी देख पाएंगे उस टाइम की। तो मैंने ये फॉर्म भर दिया, साथ में यूट्यूब पर पढ़ाना भी स्टार्ट किया और इसको पढ़ना भी स्टार्ट किया। दोस्तों, लेकिन आप सभी को पता है, कभी, ये तो उत्तर प्रदेश है, कभी टाइम से भर्ती तो संपन्न होती नहीं है। तो जो जुलाई में होने वाला पेपर था, खिंचते 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 नवंबर में पहुंच गया। और जैसे ही जुलाई अगस्त हुआ तो मैंने भी इंटरेस्ट छोड़ दिया, 1 आध महीने पढ़ के, कि चलो रहने दो, अब छोड़ते हैं और कोचिंग पर ही फोकस करते हैं। और मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मैं अपनी कोचिंग को ग्रो करने लगा। तो अभी अचानक क्या होता है कि 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से कितने दिन, 15 दिन पहले एक नोटिस आता है कि आपके एग्ज़ाम फला तारीख से हैं। मैं उस टाइम पे गांव पे था। आपको सभी को ज्ञात होगा कि नवंबर में दिवाली थी, 4 या 5 नवंबर की दिवाली थी। तो दिवाली के लिए मैं घर गया था, मैं घर पे था। और वहाँ से मैं 9 नवंबर को भोपाल आया और 17 नवंबर को मेरा पेपर था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 17 नवंबर को मेरा पेपर था। कहाँ पर था? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में मेरा पेपर था। अब मैं 9 नवंबर को आता हूँ और मेरे पास रहता है 1 वीक का ही टाइम। तो 1 वीक ही मैंने इसकी स्टडी कर पाया था, इस एग्ज़ाम की। और पुराना जो भी पढ़ा था वो मैं सब भूल गया था। ठीक है, अब 1 वीक की तैयारी में मैं ये पेपर देने जाता हूँ प्रयागराज। दोस्तों, टिकट मिलती नहीं है, तो टिकट मैंने ली थी 2, भोपाल से लेकर कर और छतरपुर तक एक टिकट ली थी, और छतरपुर से लेकर के प्रयागराज तक दूसरी टिकट ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 2 टिकटों में गया। ठीक है, मतलब एक थी सेकंड सिटिंग की और दूसरी जो टिकट थी वो थी स्लीपर की। तो रात को 9 बजे फिर मैं स्लीपर में चला गया। तो इस तरीके से मैं प्रयागराज जाता हूँ और वहाँ पर नैनी में मेरा पेपर होता है और पेपर ठीक ठाक जाता है। कुछ मिस्टेक्स होती हैं 3-4 क्वेश्चन की, सिल्ली सिल्ली से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है, बताओ। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सिली मिस्टेक हुई। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद आंसर की आती है, दिसंबर में ही आ जाती है, 10 दिन बाद। और आंसर की में 123 क्वेश्चन
पहले 122 थे, लेकिन एक और क्वेश्चन काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी तो 123 क्वेश्चन सही पाए गए, जो कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के कट ऑफ से लगभग 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो रनिंग की तैयारी तो स्टार्ट करनी ही थी, रनिंग की तैयारी स्टार्ट की। दोस्तों काफ़ी मुश्किल था रनिंग करना। सबसे पहले तो मैंने टारगेट बनाया कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। तो 5 किलोमीटर में ये 7वें दिन दौड़ पाया, 40 मिनट मुझे लग गए, जबकि मांगा कितना था 28 मिनट में 5 किलोमीटर यानी 4800 मीटर दौड़ना था। और आप सभी को पता भी है जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, मैं रनिंग में इतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, कभी नहीं जाता। ये अगर कांस्टेबल और जेल प्रहरी की रनिंग होती तो मैं जाता ही नहीं। 5 बार रनिंग छोड़ चुका हूँ, 3 बार पुलिस की, 2 बार आपकी जेल प्रहरी की, करी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यूपीएसआई की रनिंग थी, मजबूरी में रनिंग करनी थी। तो दिसंबर की ठंडी में, जनवरी की ठंडी में मैंने रनिंग की। या आप देख पा रहे हैं ये उसी का दिसंबर या जनवरी का ही एक फ़ोटो है। उस दिन मैंने 7वें दिन 40 मिनट में 4800 मीटर, 5 किलोमीटर के आसपास मैंने दौड़ लगा दी। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे पूरी दौड़ करने के बाद। फिर दोस्तों चुनाव आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, आचार संहिता लग जाती है और रनिंग की लाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही रनिंग की लाइन ख़त्म होती है उसी टाइम पर 15 जनवरी के आसपास एनटीपीसी का सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आता है। हालांकि रिजल्ट तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं पास हूँ, लेकिन ऑफिशियली आ जाता है और नोटिस भी आ जाता है कि फरवरी में आपके पेपर होंगे। तो ये सब बंद करके एनटीपीसी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब रनिंग हो चुकी थी बंद, पर एनटीपीसी में भी वो प्रोटेस्ट होने लगे तो एनटीपीसी की पढ़ाई भी बंद कर दी। फिर यूट्यूब पर फोकस किया। आप सभी को पता है जनवरी से हमने एग्जामिन चैनल को स्टार्ट किया और फिर इस चैनल को अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। तो इस चैनल पर मैं ज़्यादा समय बिताने लगा और साथ में ही 5-7 घंटे जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग थी वहाँ पर भी मैं बिताने लगा। पढ़ाई लिखाई और रनिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, ठीक है। फिर मार्च आता है, मार्च में रिज़ल्ट आता है यूपीएसआई का और रिज़ल्ट में लिस्ट में नाम आ जाता है। लिस्ट में नाम आता है तो रनिंग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह रनिंग जाते थे, सुबह 5 बजे रनिंग जाना, 9 बजे आना, ये शेड्यूल रहता था। तो सुबह 5 बजे जाते थे, 9 बजे आते थे। इसी बीच आपका मार्च में एनटीपीसी की डेट्स भी आ जाती हैं कि जो मई में आपके पेपर होने हैं, एनटीपीसी के पेपर भी मई में होने हैं। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना था। क्या क्या मैनेज करना था, एक तो यूपीएसआई की रनिंग थी, साथ में एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, एमपी पुलिस भी पास हो गए थे तो एमपी पुलिस की रनिंग थी, हालांकि वो तो देनी नहीं थी। और एक और पेपर 19 जून को लगा था, वो था एमपी पीएससी का। तो इतना कुछ था। फिर इसके साथ भी और भी समस्याएं थी, ये कम नहीं थी। एमए के पेपर थे मेरे जून में, सॉरी मई में ही, और पीजीडीसीए के पेपर भी थे साथ में। तो इतना सारा लोड मेरे ऊपर था, लेकिन मैंने यूपीएसआई की रनिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने अंदर से ठान लिया था कि ज़िंदगी में ये रनिंग तो निकालनी है। दोस्तों पैर में दर्द हुए, कई बार एलोवेरा बांधा, पैर पूरे के पूरे पीले पड़ जाते थे, मतलब यहाँ पर बांध बांध के। और फिर इसके बाद स्प्रे लगाई, ये नी कैप लिया, और बहुत सारी समस्याएं होती थी। मेरे नोज़ में बाल, मतलब कि कम बाल हैं तो वो जलन होती थी, है ना, गर्मी में दौड़ना, मतलब बहुत ही कुछ इशू होते थे। तो अब वो तो आप सभी को पता है रनिंग में क्या क्या इशू होते हैं, वो सारे इशू मेरे साथ भी हुए। बहुत मुश्किल थी रनिंग करना, लेकिन एक मोटिवेशन था कि नहीं 2 स्टार लेंगे तो लेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एसआई की जो रनिंग थी तो मैंने कर भी ली, और कोई रनिंग होती तो मैं शायद नहीं करता। दोस्तों इसी बीच डीवीपीएसटी की डेट आ जाती है 10 मई 2022। अब दोस्तों यहाँ पर भी मेरे साथ एक गेम होता है। क्या गेम होता है कि 9 मई को मेरा एनटीपीसी का पेपर रहता है लेवल 6 का, 10 मई को यही रहता है डीवीपीएसटी, और 11 मई को रहता है मेरा एमपी पुलिस का फिजिकल। अब मैं, और सेंटर देखो आप, मैं रहता हूँ भोपाल में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरा रहता है, भोपाल से लगभग 700 किलोमीटर साउथ में मेरा
एनटीपीसी का सेंटर, और भोपाल से लगभग 700-800 किलोमीटर नॉर्थ में मेरा प्रयागराज में ये डीवीपीएस थी। तो अब सबसे ज़्यादा समस्या का विषय तो यही बन गया था कि ये जर्नी होगी कैसे, मैं कैसे ये कर पाऊँगा। तो मुझे ये लग रहा था कि ये तो देना ही है, एनटीपीसी भी देना है। तो मैंने एमपी पुलिस को वैसे भी नहीं दे रहा था मैं, लेकिन उसको मैंने साइड में कर दिया, उसको नहीं देना था मुझे, एमपी पुलिस का मैंने नहीं देना था। तो मैंने कहा ये नहीं दूंगा, लेकिन ये 2 एग्ज़ाम ज़रूर दूंगा मैं। तो मैं भोपाल से गया एक दिन पहले, तो औरंगाबाद में रुका और मैंने वहाँ पे पेपर दिया। लेकिन औरंगाबाद से जो ट्रेन थी वो लास्ट ट्रेन 1:30 थी, 1:30 पे। पेपर 12:30 ख़त्म हो रहा था एनटीपीसी लेवल 6 का। लेकिन दोस्तों समस्या क्या हुई कि सर्वर में पता नहीं उनके में क्या हुआ कि 1:30 तक, यहाँ तक कि 1:45 तक वो वहीं पर बिठाए रखे सेंटर में ही, बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। किसी का पेपर पता नहीं किसका, किसी का कुछ रह गया था, किसी का बायोमेट्रिक रह गया था, क्या रह गया था, उस कारण सभी को रोक के रखे थे। मैं उनसे बोल रहा हूँ बार बार कि मेरा डीवीपीएसटी है, मेरी आखिरी ट्रेन है, मुझे जाने दो, और इस पेपर में भले ही मुझे एब्सेंट कर दो लेकिन मुझे जाने दो। पर उन्होंने नहीं जाने दिया। लेकिन और जाने की भी कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि मुझे औरंगाबाद से मनमाड़ आना था, और मनमाड़ पे मुंबई से लेकर के और बिहार तक एक ट्रेन चलती है, श्रमिक एक्सप्रेस, नाम तो सुना ही होगा। श्रमिक एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसमें आपको पता है मुंबई से बिहार वाली ट्रेन कितनी भर के जाती हैं, स्लीपर हो, यहाँ तक कि आपके कितने भी रिजर्व डिब्बे हों, पैर रखने की तक जगह नहीं थी, बताऊंगा मैं आपको। तो ये ट्रेन मुझे पकड़नी थी, और किस्मत मेरी इतनी अच्छी रही कि मैं तो अंदर से घबरा रहा था, दौड़ भाग के कैसे कैसे स्टेशन तक आया। मुझे स्टेशन पर 2:10 पे एक जो ट्रेन थी ना, जो औरंगाबाद से मनमाड़ तक आनी थी, वो मिल गई। ठीक है, तो किस्मत ही थी कि वो ट्रेन मिल गई। तो मैं मनमाड़ आया और ये ट्रेन भी लेट हो गई, ये ट्रेन भी मिल गई। लेकिन इस ट्रेन में मैं चढ़ा, मेरे टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था इस ट्रेन में। मैं चढ़ा, सबसे पहले मैं चढ़ा किस में, सेकंड सिटिंग में चढ़ा। तो चढ़ तो मैं गया जैसे तैसे एक पैर रख के, वहाँ पर मैं ऐसे खड़ा हूँ बिल्कुल बैंड, यूँ, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी बॉडी ऐसी है, और ये मेरा बैग लटका हुआ है। मतलब मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसी है, क्योंकि उसमें सीधे खड़े होने तक की व्यवस्था नहीं थी। जैसे तैसे मैंने आधा घंटा निकाला, 1 घंटा लगभग, और शाम को लगभग 5 बजे ये ट्रेन मुझे मिल गई थी मनमाड़ से। और समस्या ये थी कि ये ट्रेन की वहाँ पर प्रयागराज में पहुँचने का टाइम ही 9:30 से 10 के बीच में है, और मेरी 8 बजे रिपोर्टिंग है। कहाँ पर, प्रयागराज में। आप देख पा रहे हैं पुलिस लाइन प्रयागराज में मेरी 8 बजे रिपोर्टिंग है। तो खैर ये तो मैं उनसे कर लेता एडजस्ट कि सर लेट हो गया ये वो। अब ये ट्रेन ऑलरेडी ही 3 घंटे लेट थी, और ये रास्ते में भी लेट हो जाती है। अभी इस ट्रेन की जर्नी में आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये इस ट्रेन में मुझे बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं 3-4 डब्बे बदले, आखिर में एक स्लीपर का डब्बा मिला मुझे, जहाँ पर मुझे जैसे तैसे करके, ये जो भाई लोग हैं ये बिहार के ही हैं, काफ़ी अच्छे ये लोग थे, इन्होंने इनके बैग पर मुझे सिर्फ इतनी सी जगह दी कि मैं बैठ भी नहीं पाया, मतलब कि ढंग से। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। मैं अगली फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हैं। ये स्लीपर है, ये जनरल नहीं है, ये स्लीपर का डब्बा है। ये यहाँ पर एक भाई बैठा हुआ है, ये क्या है, ये वो मुँह धोने वाला है। मतलब मैं इसके पास में बैठा था, और ये मेरा इसमें डॉक्यूमेंट्स थे, तो इसको मैं बिल्कुल सीने से लगा के बैठा था बैग को, कि कहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ना हो जाएं। इस भाई ने काफ़ी मदद की मुझे, है ना, पानी ला के दिया। अब कहीं पे जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप खड़े होते हो, आप फिर जो आपको उतनी जो 1 फीट की जो एक बीता की जो जगह है वो भी आपकी छिन जाती है। दोस्तों 22 घंटे का सफ़र था इस ट्रेन में, और 22 घंटे तक मैं टॉयलेट तक नहीं गया। और ये सबसे
क्या बोलूँ मैं, सबसे यादगार दिन था लाइफ का। और उस दिन मतलब काफ़ी कुछ सहने को मिला। यहाँ से लोग आते थे इस तरफ से इस भाई को कूद के, और हम दोनों के बीच में से यहाँ पर मेरे कंधे पे से पैर रखते थे, इधर टॉयलेट में जाते थे, फिर वहाँ से गीला पैर रख के यहाँ से कंधे से रख के ये वापस आते थे। लगभग 1000 से ऊपर लातें मुझे उस दिन खानी पड़ी। और क्या बताऊँ मैं, मतलब ये कंडीशन थी कि आप टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे थे, और यकीन मानो टॉयलेट तक नहीं आई। और बस इसमें थोड़ा सा कुछ खाने पीने का था, पानी की व्यवस्था भाई लोग कर ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसने बोला कि भैया आपका डीवीपीएसटी है और आप पेपर भी है था आपका, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये लोग कोई बैठता कोई खड़ा होता, लेकिन इन्होंने मुझे इतनी जगह दे दी थी, इतनी सी है ना, ये बैग दिख रहा है ना, एक बीता की जगह होती है, तो वो भी अब आप इंसान कहाँ तक, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन उस दिन रही थी। ट्रेन लेट हो गई थी, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पेक्टेड सर प्लीज़ कंसिडर इफ़ आई लेट, है ना, आई सुरेश मालविया टुडे 10/5/22 इज़ माई DVPST सर, टुडे आई लेट 3-4 आवर्स फॉर DVPST फॉर UPSI, थैंक यू। मतलब मैं सुबह 8 बजे मेरी रिपोर्टिंग थी और मैं 12 बजे प्रयागराज पहुंच रहा हूं। कितने बजे पहुंच रहा हूं दोस्तों? 12 बजे प्रयागराज पहुंच रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। आप ये समझ लो कि ट्रेन में क्या कंडीशन होती है। तो 12 बजे मैं प्रयागराज पहुंचता हूं, और 12 बजे जब मैं पहुंचता हूं तो वहां से मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। वैसी ही हालत में मैं पुलिस लाइन पहुंचता हूं, और 186 लोगों का DVPST हो चुका रहता है, 217 नंबर पर मेरा नाम लिस्टेड रहता है। मैं वहाँ पे पूछता हूँ कि सर मेरा नाम, तो बोले हैं कि हाँ आने वाला है, और इतने लेट आए हो। मैंने बोला सर ये परेशानी थी, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ था। और मैंने बोला बस सर मुझे कुछ खाने और बस थोड़ा सा मुंह वगैरह धो लेने दीजिए। बोले कि ठीक है, आधा घंटा दिया तुम्हें। तो उस आधे घंटे में मैंने, इतने जम के उमस वहाँ पर हो रही थी, मई का टाइम था, इतनी गर्मी थी, और प्रयागराज में तो गंगा नदी है तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी, पसीने की बिल्कुल झरने बह रहे थे। और मैंने बाहर जाके आलू पराठे का एक ठेला लगा था, तो आलू पराठे और कुछ आलू छोले की ऐसी कुछ सब्जी थी, वो खाई, और आके हाथ मुंह धोए, और फिर मैंने DVPST कराया। DVPST के टाइम पर दोस्तों एक और समस्या खड़ी हो गई, जो कि उत्तर प्रदेश में जनरली होती है। और उत्तर प्रदेश क्या, हमारा प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में होती है, वो है धांधली। धांधली दोस्तों, इस धांधली से नहीं बचा जा सकता। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी किया गया 13 मई का ऑफिशियल डेटा है। 13 मई तक ये 67 इन्होंने खुद ने पकड़ के डाले थे, 57, कि ये लोगों ने अनफेयर मीन्स का यूज़ करके एग्ज़ाम निकाला। दोस्तों ये एग्ज़ाम सेंटर है, इससे केबल बिछा के इसका एक अलग से एक सेंटर बनाया है, यहाँ पर फर्जी लोगों को पेपर दिलाया जा रहा है। दोस्तों लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है, 500 से 700 लोग एब्सेंट हुए हैं, और कितने ही लोग इस धांधली में, 15 लाख 20 लाख में ये पोस्ट बिकी हुई है। आप सभी को पता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतनी सारी समस्याओं के बीच में, सब कुछ पता होने के बाद, क्योंकि ये 156 नंबर लाना, 158 नंबर, 160 में से एक इतने क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल है। और ये 5 मिनट में पूरे 160 क्वेश्चन टिक कर दिए हैं लोगों ने, ऐसा ऐसा उनका जो रिपोर्ट होती थी उसमें बताया गया है। तो दोस्तों आप ही बताइए, किसी एक सेंटर से अगर केबल बिछाई है तो क्या एक इंसान के लिए बिछाई होगी? आज तक उत्तर प्रदेश SI की जांच के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। खैर ठीक है, इन सब के बीच भी हम तैयारी जारी रखे, पसीना बहाया, आप देख पा रहे हैं ये पसीना बहाया हुआ है, हाथ पैर, टी शर्ट बनियान, सब कुछ खूब पसीना बहाया दोस्तों। और शाम को 5 बजे मेरी रनिंग थी, आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये है रनिंग का, जो कि मेरी कानपुर में होनी थी 21 मई को, और 20 मई को मेरे भाई की शादी थी।
शादी से भाग के 2 दिन पहले आया। ये 2 दिन पहले आता था कि भाई 19 तारीख को मुझे मैसेज आया कि भाई आपकी 21 को रनिंग है। टिकट मिलने से रहा, और यूपी बिहार वाली ट्रेनों में तो मिलना ही नहीं। तो अब रनिंग में जाना है, 2 दिन का भी गैप है, पहुंचना भी है। तो दोस्तों मैं निकला भोपाल से। तो भोपाल से लेकर के और शायद ललितपुर से भी पहले, हाँ ललितपुर तक मुझे सीट मिल गई। तो मैंने कहा ललितपुर तक की तो ले ही लेता हूँ, जिससे कि मैं सुबह मतलब 2:50 या 3 बजे ट्रेन थी, और 6:30 बजे तक मैंने सोचा सो लूँगा। तो मैंने उसका टिकट लिया, और फिर इसके बाद मेरी टिकट ही नहीं मिली मुझे। तो फिर मुझे वहाँ वो सीट छोड़नी पड़ी। तो मैंने खैर 6-7 बजे तक सो लिया था, और उसके बाद फिर मैं बैठ के गया। ठीक है, तो ये मैं कानपुर में मेरा ये फ़िज़िकल होना था। मैंने आप सभी को सूचित भी किया था इस बारे में, और कानपुर में फ़िज़िकल हुआ, मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये कानपुर जो पुलिस ग्राउंड है वहाँ की पिक्स हैं। मैं लाइव भी आया था यहाँ से, आप देख पा रहे हैं। रनिंग कंप्लीट करके मैं लाइव भी आया था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये लिस्ट लगी है उसकी 4.8 किलोमीटर। आप याद कीजिए, मैंने आपको 7th डे बताया था मेरा 40 मिनट में जो रनिंग आ रही थी मैं, और जो मैं तैयारी करके गया था वो 26 मिनट से ऊपर की तैयारी थी, और वहाँ पर मेरी 24 मिनट और 57 सेकंड में मेरी रनिंग आ गई 4800 मीटर। दोस्तों बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आप लोगों से वो फीलिंग भी शेयर की थी, क्योंकि आप लोगों का, कई लोगों ने मुझसे बोला था कि सर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप फिज़िकल ज़रूर क्वालिफ़ाई करोगे। तो फिज़िकल मैंने क्वालिफ़ाई किया। फिर मैंने आप सभी लोगों का शुक्रिया भी किया, और ये वीडियो मैं लाइव भी वहाँ से आया था। फिर इसके बाद कानपुर जंक्शन पर बारिश होने लगी, ये वहाँ की फ़ोटो है। फिर उसके बाद अब वहाँ से आने की समस्या, आने की जो ट्रेन थी, उस ट्रेन में, ट्रेन का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही ट्रेन थी। उस ट्रेन में लगभग 5 डब्बे जो थे वो स्लीपर के थे, 2 डब्बे D1 D2 थे, 1 DL था। 8 डब्बों में मैं पैर तक नहीं रख पाया, मतलब पैर रख के एंटर तक नहीं हो पाया, मतलब मैं घुस तक नहीं पाया अंदर, स्लीपर में तक नहीं घुस पाया। फिर मैं एसी, फर्स्ट एसी में घुस गया। मैंने कहा जो होगा देखेंगे। घुसा फर्स्ट एसी में, तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद टीटी आया, मुझसे बोला टिकट दिखाइए। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है। उससे भी खैर टीटी से पहले भी एक पुलिस वाला आया, उत्तर प्रदेश पुलिस का ही था, उसे मैंने बताया। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, जो टीटी है उनसे आप बात कर लेना। तो वैसे वहाँ पर एक लड़के ने ऑफ़र की थी मुझको सीट, पर मैंने बोला कि अभी रहने दो, देख लेंगे बाद में। तो टीटी ने मुझसे बोला कि एक तो विदाउट टिकट हो, और ऊपर से आप एसी में सफ़र कर रहे हो, एक काम करो यहाँ से 10 डब्बे आगे चले जाओ। 10 डब्बे आगे का मतलब समझ रहे हो, वही D1 D2 यानी कि जनरल में। अब 10 डब्बे आगे जाना तो पॉसिबल था ही नहीं। खैर मैं थोड़े धीरे धीरे एक डब्बा क्रॉस किया, एक और डब्बा क्रॉस किया। वहाँ पर मुझे जो एसी में जो जो कपड़े रहते हैं, बेड शीट और जो कंबल वगैरह देते हैं, वो लोग मिल गए। उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ हम कर देंगे जुगाड़। तो 1,000 रुपये बोल रहे थे वो, प्रयागराज से भोपाल तक। मैंने बोला मैं झांसी पे उतर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जैसे तैसे करके उनसे भोपाल तक की 500 रुपये में बात हुई। मैंने बोला पैसे मैं अभी नहीं दूंगा, जब मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा तब दूंगा। इतने बीच में अगर मेरे को टीटी पकड़ लेता है तो 500 रुपये मैं उसे दे दूंगा, तो फिर आपको नहीं दूंगा। तो ये मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने ये जो आपका डब्बा होता है, जो गेट होता है, उनके पास उनकी एक सीट होती है और एक ड्रॉर होती है। मुझसे बोले इस ड्रॉर में घुस जाओ। मैंने कि नहीं, इसमें तो मैं नहीं घुसूंगा, मुझे आप ये सीट दे दो। तो उस सीट पे मैं सोया। खैर पंखा तो उसमें नहीं था, और जो लोग स्लीपर में भी थे ना, उनसे भी अच्छी कंडीशन मेरी थी, क्योंकि स्लीपर में पैर रखने की तक जगह नहीं थी, रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं था। मैं यहाँ पर आराम से सोया। लेकिन 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 उस सीट के जस्ट मेरे चेहरे के ऊपर लाइट थी, और वो लाइट बंद नहीं होती हैं।
वो लाइटें थी कि मेरी आँखों के ऊपर पड़ रही थी। मैंने अपना मास्क निकाल के अपनी आँखों में भी लगा लिया, उसके बाद भी वो लाइट मेरी आँखों में लगी और मेरी कंडीशन अगले दिन ये हो गई। ये देखो, आँखें मेरी पता नहीं या तो उस वजह से या फिर कुछ और वजह रही हो, मुझे आँखों में इन्फेक्शन हो गया था। फिर दोस्तों इलाज कराया, 1000 रुपये इलाज में लग गए, है ना। ये कंडीशन, गुंडो टाइप लग रहा हूँ, डर जाएंगे इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाया मैंने आपको। फिर एक दिन आता है, ये सब सिचुएशन हो गई, फिजिकल हो गया, DBPST हो गया, एग्ज़ाम हो गया। अब आती है बारी रिजल्ट की। दोस्तों आंदोलन चल रहा था कि जो भी जितने भी लोग हैं उनको पकड़िए, सब कुछ कीजिए, पर सरकार ने कुछ भी नहीं माना और रिजल्ट जारी कर दिया। हाई कोर्ट में अभी भी केस लगे हुए हैं, कितने ही लोग आंदोलन कर चुके हैं, कितने ही विपक्षी दल तो खैर इतनी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन कई लोगों ने आवाज़ें उठाई, हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे, पर गवर्नमेंट के कान में जूं तक नहीं रहेगा और एक दिन रिजल्ट आ जाता है। 308.8383 नंबर, लगभग मेरे 309 नंबर आ जाते हैं और 125 क्वेश्चन मेरे सही रहते हैं। 125 में अगर आप 2.5 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है, तो 312.5 नंबर से 309 नंबर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे लगभग 3-3.5 नंबर कम कर दिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। अब रिजल्ट आता है और ये मेरिट लिस्ट आप देख पा रहे हैं। OBC का जो कट ऑफ रहता है वो 305.9 रहता है, मतलब लगभग 306। EWS का 304 और जो OC है यानी कि ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है, वो है 316 और मेरे नंबर हैं 309 और वैसे मेरे नंबर थे 312.5। ये अगर 3-4 नंबर जो कम हुए हैं वो बढ़ जाते तो मैं लिस्ट में आ जाता, घट गए तो हम बाहर हो गए। खैर ये तो नॉर्मलाइजेशन का खेल है। अब दोस्तों खेल यही रहता है, आप सभी लोग जो भी मेरिट के लिए बोल रहे हैं या तो अंदर होंगे या बाहर होंगे। खैर मैं तो मध्य प्रदेश से था, यहाँ पे मैं OBC में हूँ, हमारी सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है, मजबूरी में हमें उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भरनी पड़ी, भरी, फाइट की। और अगर मैं आज उत्तर प्रदेश से होता तो मेरे कंधे पे 2 स्टार होते, और उत्तर प्रदेश से ना हो कि अगर ये फेयर भर्ती होती तो भी मेरे कंधों पे 2 स्टार जरूर होते, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं इस भर्ती में धांधली हुई है। खैर ठीक है, जो हुआ, अभी फ़िलहाल इस भर्ती से बाहर हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या खोया क्या पाया। सबसे पहले NTPC की परफॉर्मेंस गिरी। जो आप कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की पोस्ट आप लेने की सोच रहे थे, खैर नंबर ठीक है, मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, लेवल 6 में मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, लेकिन मेरे इतने नंबर नहीं हैं, मुझे खुद पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरिट में जगह बना पाऊँ। शॉर्ट लिस्ट तो मैं हुआ हूँ लेवल 6 में भी साइको के लिए, लेकिन हो सकता है मेरिट में मेरा नाम ना आए। लेकिन अगर मैं UPSI की तैयारी नहीं करता तो मैं NTPC की अच्छी तैयारी कर लेता और मेरे जो जो परफॉर्मेंस है शायद वो 8-10 नंबर और बढ़ जाता, क्योंकि 9 तारीख को मेरा NTPC का पेपर था, 10 को DBPST था, तो उसी टेंशन ही इसी की लगी रही कि मैं इस यहाँ पे पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इस टेंशन में मेरा ये परफॉर्मेंस भी गिरा। MP पुलिस की रनिंग में नहीं दे पाया, खैर ये तो देता भी नहीं, पूरा का पूरा 1 साल इसमें दिया, चाहे वो किस्तों में दिया, 3-3 बार उत्तर प्रदेश जाना पड़ा और भी बहुत कुछ इशू होते हैं। 1 साल दिया और भाई की शादी अटेंड नहीं करी, 20,000 से ज़्यादा रुपए खर्च हो गए। 3-3 बार उत्तर प्रदेश जाना, आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो लगभग 100-150-200 रुपये रोज़ का आपकी डाइट भी होनी चाहिए, तो 5,000 के आसपास महीना, लगभग 3-4 महीने फिजिकल के और फॉर्म भरना, मतलब टोटल 20,000 से ज़्यादा, 25,000 तक भी हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ और भी खोया। MPPSC का पेपर भी, उसकी तैयारी भी नहीं कर पाए। इंसान क्या करेगा, एक इंसान है वो कोचिंग पढ़ाता है ऑफलाइन 4 घंटे,
वो 2 घंटे ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ाता है, 2-3 घंटे, 4 घंटे फिजिकल करने के बाद कोई मतलब क्या बताऊँ, 5 बजे निकलिए, 9 बजे आइए, फिजिकल कीजिए, 5-7 किलोमीटर दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, आपकी हिम्मत नहीं रहेगी दिन में उठने की। पर ये सब करने के बाद भी 6-7 घंटे मैं पढ़ाता था, 4-5 घंटे तो नहीं, खैर मतलब लगभग 3 से 4 घंटे तो मैं निकालता था, पढ़ता था, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। इतना कुछ किया, मतलब एक इंसान और क्या करेगा। इसी बीच मैंने कुछ और खुरापात की हुई थी। मेरा एमए लास्ट ईयर यानी कि 4th सेम के पेपर थे। पीजीडीसीए की भी एक वो शौक लग गया था कि पीजीडीसीए भी कर लेते हैं, पीजीडीसीए के भी पेपर थे। अब क्या ही बताऊं, है ना। तो ये सब जो चीज़ खोई वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पीजीडीसीए के पेपर मैं नहीं दे पाया सेकंड सेमेस्टर के, है ना। वो एनटीपीसी की वजह से नहीं दे पाया, क्योंकि एनटीपीसी के पेपर उसी टाइम में थे और इस वजह से मैं नहीं दे पाया। एमए के पेपर भी थे, ओवरलैप कर रहे थे, तो मैं नहीं दे पाया। अब क्या पाया दोस्तों, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या खोया, देखो हम क्या हैं, कुछ नहीं है आज, क्या चला जाएगा हमारा, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है पाने के लिए। क्या खोया दोस्तों, एनटीपीसी की परफॉर्मेंस खो दी, कोई बात नहीं, 4-5 लेवल हैं, किसी ना किसी लेवल में हो जाएगा। एमपी पुलिस तो देना ही नहीं था, 1 साल थी लगा दी, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिला। भाई की शादी थी, ठीक है, और शादी अटेंड कर लेंगे और कोई फंक्शन कर लेंगे। 20,000 का क्या है, 1 महीने में कमा लेंगे। फिर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन बाकी कई चीज़ हैं जो मिल जाती हैं। अभी क्या क्या मिला, फिटनेस, स्टेमिना, सुबह उठना, एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस। एसआई से बड़ी सोच, एसआई में नहीं हुआ तो अब सोच ये है कि या तो डीएसपी बनेंगे या सीधे एसपी आईपीएस बनेंगे। अब सोच और बढ़ रही है, मतलब सोच बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और एक और कहानी मिल गई जो कि आपको सुनाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे, बुढ़ापे में बूढ़े हो जाएंगे तब सुनाएंगे। ये स्टोरी है भाई, ज़िंदगी में इतना तो संघर्ष कर ही लो कि किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, समझ रहे हो, खुद के ही एग्जाम्पल से मोटिवेट कर दो। सुनाओ स्टोरी कि भाई ऐसे ऐसे हमने किया और ऐसे ऐसे हमने आगे बढ़े। दोस्तों मुझे ये जो अभी आप जाना नहीं, आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों इस जर्नी में मैं आपको एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ। देखो, खोना पाना अपनी जगह है और हर एक चीज़ अपनी जगह है, लेकिन हमें अपना ना, जो भी अपना वर्क है वो हमें करना ही चाहिए। मुझे एक लाइन याद आ रही है, अवध ओझा सर, शायद आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। सब कुछ क्या नहीं हारे, कि वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और वापस चलने को तैयार नहीं, कयामत तक लड़ेंगे, मंजिल मिलने तक लड़ेंगे। मतलब अभी हमारे पास क्या हार गए हैं, मैदान, खैर मैदान यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैदान तो हम जीत के आए हैं। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने किसी का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने बोला कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। हमारे पास क्या है, हमारे पास साहस है, इच्छा शक्ति है और एक जोश होना चाहिए कि भाई कयामत तक लड़ेंगे और जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक लड़ेंगे। और आप सभी लोगों के लिए लास्ट में एक और लाइन है जो कल टेलीग्राम में एक किसी भाई ने भेजी थी कि और एक दिन, दोस्तों स्ट्रगल करते रहिए, ज़िंदगी स्ट्रगल में बहुत मज़े हैं। और जो एक बार में सफल हो जाता है उसमें घमंड आ जाता है, लेकिन जो कई बार असफल होकर जब सफल होता है ना, तो वो एक चरित्र निर्माण होता है वहाँ पे। आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी दिन, एक दिन ऐसा आएगा अचानक आपकी लाइफ में जब किसी रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम दिखेगा,
तुम्हारे सारे संघर्ष, सारी परेशानी और जो भी प्रश्न चिन्ह हैं उनका जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना और यकीन है एक दिन सफलता ज़रूर शोर मचाएगी, है ना। तो दोस्तों बस यही है कि स्ट्रगल करते रहो। आप सभी लोग एमपी पुलिस की मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, कई लोग हैं, कुछ लोग जीडी की मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ किसी की मेरिट का, कुछ किसी की मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों 30,000 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 15 से 16 लोग, 1000 लोग क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में। अब बाहर तो होना है, आधे से ज़्यादा बच्चों को बाहर होना है, लेकिन आप 8-10 लाख 12 लाख लोगों में से जो आप टॉप में आए हो, वो आपके लिए एक उपलब्धि है। उस उपलब्धि को आप अपना मोटिवेशन बनाओ और उस मोटिवेशन को लेके आप आगे बढ़ो। आगे एमपी एसआई है, इसमें नहीं होगा आपका, एमपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं होगा तो एमपी एसआई की तैयारी करो, आने वाली है। जेल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आने वाली है, अगर आपको शौक ही है। वन रक्षक की आने वाली है और आपकी कांस्टेबल की भी आने वाली है। तो आप हौसला मत हारना, बस आपकी मेरिट आने वाली है। और मैंने सोचा कि शायद ये जो मेरी जो स्ट्रगल की जो वीडियो है मैं आपको दिखा दूं यूपीएसआई की जर्नी की, तो शायद आप लोगों को भी लगे कि मेरिट से कम डर ना लगे। देखो, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो आगे और अच्छा करेंगे, हो गया तो भी ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल की वर्दी पे ही टिके रहना है, उससे भी आगे जाना है, तब भी संघर्ष है। ज़िंदगी में हर जगह संघर्ष है, वो तो करनी ही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी, मेरी यूपीएसआई की जर्नी? आप अपने कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और नए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।